हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे राउल्स के नियम की। तो राउल्स के नियम क्या होता है कि निश्चित ताप पर किसी भी घटक का आंशिक दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है, ये मैंने कुछ बता दिया था, मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों के लिए इसको। ठीक है, तो माना कि ये एक विलयन है और इस विलयन में दो घटक है ए और बी। ठीक है बेटा, एक का आंशिक दाब पी ए मान लेते हैं, बी का आंशिक दाब पी बी मान लेते हैं, और इसके मोलों की संख्या एन ए, तो इसके मोलों की संख्या मान लेते हैं एन बी, और एक्स ए इसका मोल भिन्न है और एक्स बी इसका मोल भिन्न है। तो राउल्स का नियम क्या कहता है कि निश्चित ताप पर किसी भी विलयन के घटक का आंशिक दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए बेटा क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मान लो हम राउल्ट के नियम की पालना करें तो यहाँ पे ए का आंशिक दाब समानुपाती ए का मोल भिन्न, देख सकता हूँ बेटा मैं इसको, है ना। और ठीक उसी प्रकार बी का आंशिक दाब समानुपाती बी का मोल भिन्न, नो डाउट। ओके, अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। पी ए इक्वस टू पी ए नोट एक्स ए, ठीक है, और इसको सोल्व करूँगा तो पी बी बराबर पी बी नोट एक्स बी आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, दोनों चीज़ें देख लीजिए आपके सामने, पी ए बराबर पी ए नोट एक्स है, ठीक है, और पी बी बराबर पी बी नोट एक्स भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे इसको देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको देता हूँ मैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम जानते हैं राउल्स के नियम के अनुसार किसी भी घटक का कुल दाब उसके आंशिक घटकों के कुल दाब के योग के बराबर होता है बेटा। ठीक है, होता है बराबर। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। P बराबर पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। ओके, इसको देता हूँ मैं समीकरण नंबर 3। ठीक, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1। ठीक है, तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, एक्स ए बराबर एक्स बी 1 माइनस, इसको उधर ले आओ एक्स बी। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, एक्स ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं भाई इसको उठा के। ठीक है, कोई इतना तो है नहीं। ठीक है, तो मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो P बराबर पी ए नोट, और ये मान वहाँ से रख रहा हूँ ना 1 माइनस एक्स बी, ठीक है, प्लस पी बी नोट एक्स बी। ठीक है, तो सॉल्व कर दूँ यहाँ पे, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। P बराबर पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स बी प्लस पी बी नोट एक्स बी हो जाएगा। मैं P को उधर ले जाता हूँ ताकि मैं एक्स बी को कॉमन ले सकूँ। ठीक है, तो P बराबर देखो बेटा मेरे पास यहाँ पे इसके बाद सीधा ये मान आएगा। ठीक है, तो P बराबर जो मेरे पास मान आएगा वो क्या आएगा, एक्स बी बराबर पी बी नोट माइनस पी ए नोट प्लस पी ए नोट मान आएगा। देख लीजिए आप इसको, यहाँ से सीधा उधर देखिए और आपको ये सब कुछ समझ में आएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, मैंने क्या किया बेटा, पी बी को ले गया इधर, पी को ले गया पीछे। ठीक है, तो ये जो था माइनस का, ठीक है, वो हो जाएगा सीधा उसके अंदर प्लस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको उधर ले गया, पी ए नोट हो गया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। ठीक है, ओके, तो यहाँ देखिए समीकरण 1 y बराबर एम सी प्रकार की, और समीकरण 3 y बराबर एम सी प्लस एक्स प्रकार की है। ठीक है, ये मैथमेटिकल वैल्यू है जिससे मैं यहाँ पे ग्राफ खींचूंगा। तो जब हम यहाँ पे एक्स ए एक्स बी और P के अंदर जब ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा मुझे प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, इसको देखिए बहुत आसान चीज़ है, ये कोई हार्ड नहीं है। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे अपन, देखिए जब हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्स ए और एक्स बी के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स ए की कुछ वैल्यू है और एक्स बी की वैल्यू 0 है। यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 0 है और एक्स बी की यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं वाष्प दाब को। ठीक है, तो ये जो रेखा है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा मुझे यहाँ पे प्राप्त होती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मुझे यहाँ प्राप्त होगी। यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा पी ए नोट, ये डिनोट करती है पी बी नोट, क्योंकि ग्राफ से पता चल रहा है कि पी बी नोट ज़्यादा है पी ए नोट से। ठीक है, और ये इस तरह से ये ग्राफ आता है। ठीक है, राउल्स के लॉ का। ओके, और हम यहाँ पे लिखते हैं P बराबर पी ए प्लस पी बी।
और ये है हमारे पास ये ग्राफ है PB बराबर PB नोट XB और ये PA बराबर PA नोट XA का। ये टोटल ग्राफ है हमारे सामने जो आपको दिखाई दे रहा है सामने। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे बात करेंगे अवाष्पशील विलयों के लिए, है ना। किसके लिए बात करेंगे? अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन या आदर्श विलयन की बात करेंगे। ठीक है, अवाष्पशील विलय के लिए देखो बेटा, ये एक विलायक है ना, जिसका हम इसको A विलायक मान लेते हैं। इसका वाष्प दाब है PA और जब मैं इसमें विलय मिलाता हूँ B, जो कि क्या है बेटा, वाष्पशील है। ठीक है, तो अवाष्पशील होगा तो उसकी क्या हुआ, वाष्प बनेगी नहीं, तो इसका मैं वाष्प दाब मान लेता हूँ PB। तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो जो घटक वाष्पशील होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब केवल एक के ऊपर ही डिपेंड करेगा ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे रूल अप्लाई कर देते हैं, नियम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और नियम क्या अप्लाई होगा बेटा, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके सामने है ना। विलयन का कुल दाब जो होगा, ये विलयन का कुल दाब जो होगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये PA और PB। तो PA समानुपाती क्या हो जाएगा बेटा, XA और PB समानुपाती क्या हो जाएगा, XB। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। PA बराबर PA नोट XA और PB बराबर PB नोट XB। ओके, सॉल्व करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है P बराबर PA नोट XA प्लस PB नोट XB। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले लिखा था उसी के आधार पर ये लिख दिया है। ठीक है, PA बराबर XA और PA बराबर XB। ठीक है, अब देखो, मुझे पता है कि एक ही घटक वाष्पशील है, P है, तो यहाँ पे जो इसके कारण दाब लगेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, नगण्य हो जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे B घटक अवाष्पशील है। ठीक है, तो इसकी वाष्प तो बनेगी नहीं, तो वाष्प तो किसकी बनेगी, केवल एक ही बनेगी, तो वाष्प दाब भी केवल A लगाएगा, तो केवल यही आएगा P बराबर PA नोट XA। ओके, ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखो बेटा, सामने हम जानते हैं कि XA प्लस XB बराबर 1। ओके, तो XA बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB। सॉल्व कर लेते हैं, P बराबर PA नोट 1 माइनस XB। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो P बराबर PA नोट माइनस PA नोट XB, तो सीधा सीधा जाएगा XB बराबर, ठीक है, P बराबर क्या जाएगा, PA नोट माइनस P अपॉन PA नोट आ जाएगा बेटा। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो PA नोट है इसको अपन बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसको क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो अवनमन क्या होता है, कमी होती है। देखिए, अब मैं इसको पूरी अपने ही उसमें समझा देता हूँ। दूसरा देखो आप, इसी में जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, तो सपोज करो कि ये शुद्ध विलायक था, तो इसका वाष्प दाब माना कि 100 था साहब। ठीक है, तो अब इसमें जब मैंने अवाष्पशील विलय मिलाया तो ये तो अवाष्पशील है, तो ये क्या होगा, इसकी सतह पे जमेगा, तो इसकी वाष्प दाब के जगह कम हो जाएगा ना बेटा। और जब वाष्प दाब कम होगा तो माना कि इसमें विलय मिलाने पर ये विलयन बन गया, विलयन का वाष्प दाब रह गया 80। तो पहले तो 100 था, अब रह गया 80। जो ये कमी आई है 20 की,
इस कमी को बोलते हैं वाष्प दाब अवनमन। अर्थात शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का जो अंतर है इसे बोलते हैं वाष्प दाब अवनमन। हम पीएस मतलब विलयन का वाष्प दाब लिख देते हैं, ठीक है। और इस वाष्प दाब अवनमन में शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये सेकंड चीज़ इसकी जो आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि वाष्प दाब क्या होता है और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार वापस से अपनी ही भाषा में फिर समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम, ठीक। एक तो ये आपके बुक की लैंग्वेज थी, दूसरी लैंग्वेज आप यहाँ पे समझ लीजिए एक बार। और फिर मैं आदर्श और अनादर्श विलयन की बात करूँगा आपसे। देखिए ये एक शुद्ध विलायक है और शुद्ध विलायक होता है वाष्पशील, ठीक है। और हम इसके वाष्प दाब को डिनोट कर लेते हैं पी नोट से। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नोट बराबर क्या है बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ, शुद्ध विलायक का वादा मतलब वाष्प दाब, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर मिला रहा हूँ, क्या मिला रहा हूँ बेटा, अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय मिला रहा हूँ। जब मैं इसमें अवाष्पशील विलय मिलाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, विलयन। और अवाष्पशील है तो वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो विलयन का वाष्प दाब है वो है पीएस। पीएस क्या है बेटा, यहाँ पे विलयन का वादा वाष्प दाब, ठीक है। अब देखिए शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है और शुद्ध विलयन के वाष्प दाब में इस कमी, विलायक के वाष्प दाब में इस कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाष्प दाब अवनमन, अवनमन का मतलब कमी, और हमेशा अधिक में से हम कम को घटाते हैं, ठीक है। तो वाष्प दाब अवनमन पी नोट माइनस पी एस, ठीक है। अब इसके बाद देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, है ना, जो अभी आपने पढ़ा था आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब अवनमन में, ये वाष्प दाब अवनमन पी नोट माइनस पी एस में शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग देने पर, ये शुद्ध विलायक के वाष्प दाब पी नोट का भाग देने पर प्राप्त परिणाम को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक है। प्राप्त परिणाम को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और ये अवनमन वाष्पशील घटक के मोल भिन्न के बराबर होता है। तो अभी आपने देखा था कि ये एक्स बी बराबर यही मान आया था मेरे पास, पी नोट माइनस पी एस, ए आया था यहाँ पे अपॉन पी नोट। तो ये उस घटक के मोल भिन्न के बराबर होता है, इसे बोलते हैं राउल्ट का नियम, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, एक बार और देखना, ये समझ में आ जाएगा आपको। अब हम यहाँ पे बात करेंगे विलयन के प्रकार की, एक आदर्श विलयन, दूसरा अनादर्श विलयन। देखो बेटा यहाँ पे विलयन को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आदर्श विलयन, ठीक है, और दूसरा है अनादर्श विलयन। ठीक है, आदर्श विलयन क्या होता है, ठीक है, ऐसे विलयन जो ताप व सांद्रता की प्रत्येक परास पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें बोलते हैं आदर्श विलयन। ऐसे विलयन जो ताप और दाब की प्रत्येक परास पर, रेंज पर जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे बोलते हैं आदर्श विलयन। तो आपको पता है राउल्ट का नियम क्या है। फर्स्ट पॉइंट कि किसी भी विलयन का दाब उनके घटकों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, या फिर मैं कहूँ किसी घटक का दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है, ऐसा लिख सकते हैं अपन। और आप इसको जितनी बार लिखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, आपकी जानकारी में भी रहेगा और आपको वो नॉलेज भी मिलती रहेगी। तो ऐसा लिख दूँ, P बराबर पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। ये राउल्ट का नियम है साहब, पहला पॉइंट, ठीक है। और अनादर्श विलयन क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट कर दो। ऐसे विलयन जो ताप और सांद्रता की परास पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं। मतलब क्या होगा बेटा इसके लिए, P
PA प्लस PB इज नॉट इक्वल, बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो सीधा लिख दूँ P बराबर PA नोट XA प्लस PB नोट XB इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, आदर्श विलयन। इट्स अ फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, सेकंड पॉइंट क्या है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलय का निश्चित आयतन मिलाते हैं तो विलयन का आयतन अपरिवर्तित रहता है। इन द सेंस क्या हुआ, अगर मान लीजिए आपने 90 ml वाटर के अंदर 10 ml अल्कोहल मिलाया है तो पूरा विलयन कितना होना चाहिए, 100 ml होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या कहा उसने कि विलयन और विलायक का जो आयतन होगा वो क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। तो किसी विलयन में किसी विलायक में विलय मिलाने पर विलयन का आयतन अपरिवर्तित रहता है। डेल्टा V इक्वल्स टू 0, मतलब जो आयतन विलय और विलायक का होगा वही आयतन किसका होगा बेटा, विलयन का होगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा कि विलयन और विलय का आयतन क्या है, 0 नहीं होगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा। इसको हम आगे बात करेंगे डेविएशन में, है ना, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में, ठीक है बेटा। तो ये परिवर्तन जो होगा वो 0 नहीं होगा। ये आपके यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, ठीक है। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट क्या है इसका, है ना। ये सेकंड पॉइंट था बेटा, तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पे क्या होगा, जो एंथैल्पी चेंज होगा। देखो विलयन और विलायक को मिलाते हैं, दो प्रकार की रिएक्शन होती है, या तो ऊष्माक्षेपी होगी या ऊष्माशोषी होगी। तो यहाँ पे विलय मतलब रिएक्टेंट के बंध टूटने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उतनी ही ऊर्जा जो है अभिकार उत्पादों के बंध बनने पे मिलेगी। मतलब जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जो ऊर्जा परिवर्तन होगा या ऊष्मा परिवर्तन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये रिएक्टेंट की जो ऊर्जा है वो बराबर होती है प्रोडक्ट की ऊर्जा के, अर्थात यहाँ पर डेल्टा H एंथैल्पी जो होगी अपरिवर्तित रहेगी, मतलब 0 रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेल्टा H का मान जो है वो 0 नहीं होगा, या तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा या फिर ऊर्जा का अवशोषण होगा, ठीक। ये है इसका तीसरा पॉइंट। चलो जी, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप समझिए। चौथा पॉइंट है वो क्या है इसका, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं A ले लेता हूँ विलय, तो बहुत सारे अणु होंगे, और B ले लेता हूँ मैं विलायक, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पे ये विलयन, ठीक है। तो ये एक अणु लेते हैं, लेकिन अणु तो खूब सारे होते हैं, तो समझना इन सब चीज़ों को, ओके। तो यहाँ भी डिक्टो ऐसा ही होगा, A और B अभिक्रिया करके AB बना रहे हैं, है ना। A और B अभिक्रिया करके AB बना रहे हैं, A और B अभिक्रिया करके AB बना रहे हैं। तो समझना यहाँ पे, ठीक है। आदर्श विलयन में क्या होता है, A और B के मध्य लगने वाला ससंजक बल, आकर्षण बल, ठीक है, वो AB के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होगा। इस AA और BB के मध्य, इसलिए मैंने 3 लिखे हैं, है ना। आपको पता होगा इन दोनों के मध्य जो आकर्षण और प्रतिकर्षण होगा, इनका बॉन्ड टूटेगा, इनका बॉन्ड बनेगा। तो AA और BB के मध्य लगने वाला ससंजक बल या आकर्षण का जो बल है वो AB के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के इक्वल होता है, बराबर होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, उल्टा होगा। AA और BB के मध्य लगने वाला आकर्षण बल AB के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनादर्श विलयन और इसको बोलते हैं हम आदर्श विलयन, ठीक है। तो यहाँ पे जो अन्योन्य क्रिया है, आकर्षण और प्रतिकर्षण, मैंने कहा ना, आकर्षण भी होगा प्रतिकर्षण होगा, तो अन्योन्य बल दोनों में सेम होंगे। इसमें अन्योन्य बल जो हैं वो दोनों में सेम नहीं होंगे। बात समझ आ गई बेटा आपको। तो ये आदर्श और अनादर्श 2 प्रकार के यहाँ पे सॉल्यूशन है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। इसके जो एग्जाम्पल है 2-4 वो मैं आपको लिखा देता हूँ। आदर्श विलयन में क्या होगा, समान गुणधर्म वाले होंगे, जिनकी जो प्रॉपर्टीज होगी बेटा वो होगी एकदम समान, जैसे बेंजीन और टोलुइन, है ना। एग्जाम्पल है इसका, ये बेंजीन है और दूसरा एग्जाम्पल है टोलुइन। ये टोलुइन को आप सब जानते हो, है ना, ये C6H5 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है जो मेरे पास वो है यहाँ पे क्लोरो और ब्रोमो, है ना, ये क्लोरोबेंजीन और ये ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। थर्ड जो एग्जाम्पल है मेरे पास वो है
कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक ही वर्ग के हैं, देखो नेचर सेम है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। मिथेनॉल और इथेनॉल, इसका जो और एग्जांपल है, देखो एल्कोहल समान कैटेगरी के हैं, ये मेथेनॉल और ये इथेनॉल, ठीक है। तो ऐसे इसके मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे दोनों ही मैंने समझा दिए, आदर्श और अनादर्श विलयन विद कंपैरिजन, हैं, कंपैरेटिवली मैंने आपको समझा दिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अनादर्श विलयन की, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और दूसरा है ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, ठीक है बेटा।